Okay, so welcome to our ASL English learning class and today is our 122nd क्लास। आप सबका स्वागत है। आज हमारी कौन सी क्लास है? 122वीं क्लास, 122nd। और आई थिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हमारी 9th क्लास है। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे थे। आज मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपको बताऊंगा। तो चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को ही और कुछ उसके फॉर्मेशन कैसे होती है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ये समझते हैं। अब मान लो किसी सेंटेंस के अंदर लेट आया हो। लेट का मतलब होता है चलो आओ करें, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म। उसने मुझसे कहा कि चलो फिल्म देखने चले। तो किसी ने जब मुझसे कहा आओ चलो फिल्म देखने चले, तो इसने क्या किया? इसने मुझे प्रपोज किया। इसने मुझे प्रपोज किया। तो इसको आप प्रपोज टू कर दो। उसने मुझे प्रपोज किया। जैसे ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तो उसने मुझसे कहा लेट अस स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, कि चलो नया बिजनेस शुरू करें। तो मैं इसको कह दूंगा ही प्रपोज मी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ठीक है। या इसको कहता हूँ ही प्रपोज मी दैट वी शुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ही सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। ही प्रपोज मी दैट वी शुड गो टू मार्केट। तो बेसिकली इसमें दो चीजें ऐड हो जाएंगी। एक तो प्रपोस्ट PROPOSET, प्रपोस्ट मतलब प्रस्ताव रखना। प्रपोजल होता है प्रस्ताव। PROPOSL प्रपोजल होता है प्रस्ताव। प्रपोस्ट प्रस्तावित किया, बात कही कोई करने के लिए। साधारण शब्दों में कहें हम दो। जैसे ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ही प्रपोज मी दैट वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो लेट हट गया, प्रपोज आ गया या फिर प्रपोज्ड आ गया, या और साथ में शुड आ गया। क्योंकि जब उसने ऐसा कहा कि ऐसा करते हैं तो इसलिए शुड ही आएगा, ठीक है। क्योंकि शुड कब आता है कि जब कोई किसी को कहता है हाँ चलो ऐसा करें, तो वो शुड होता है, ठीक है। ओके सर। अब इसके अलावा एक बात और है कि आप सजेस्टेड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शुड रहेगा ही और सजेस्टेड भी रहेगा। कैसे? जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी लेट अस कास्ट आवर वोट टू XYZ कोई भी पार्टी। कि उसने मुझसे कहा कि लेट अस कास्ट आवर वोट टू और वोट्स टू, कि हम अपना वोट फला 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 XYZ कोई भी पार्टी को दे। तो अब उसने क्या किया? उसने सजेशन किया। तो मैं क्या कहूँगा? शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड कास्ट आवर वोट टू सो एंड सो पार्टी। XYZ कोई भी पार्टी का नाम ले सकते हो। या शी सजेस्टेड, उसने कहा, मैंने कहा ही सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा लेट अस रीड द बुक्स बाय सो एंड सो ऑथर, कि चलो वो फला फला ऑथर का हम बुक पढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा? ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड रीड सो एंड सो, जो भी नाम है उसका डाल दो, बुक्स ऑफ XYZ, जो भी XYZ में कोई भी, इट कुड बी एनी राइटर, एनी ऑथर, ठीक है। अब एक चीज और है। तो ये जो लेट था इसके अंदर मेनली था प्रपोजल, प्रस्ताव, कि आप प्रस्ताव रख रहे हो। लेकिन लेट का और भी मीनिंग होता है। जैसे मैंने क्या, लेट हर डू दिस वर्क, उसको ये काम करने दो। तो मैंने उसे आज्ञा दी, ठीक है। लेट का एक मीनिंग ये भी होता है कि किसी को राजी करना, किसी बात के लिए तैयार करना। लेट देम प्रिपेयर फॉर द ट्रिप, या लेट देम कुछ भी। अब सेंटेंस देखो तो उसमें करना क्या आपको वो देखो। अब आज्ञा की जहां तक बात है, आदेश, आज्ञा का हमारा वर्ड होता है आदेश, और आदेश को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो जब भी ऐसी कोई बात हो
तो उसके अंदर आप सेट टू की जगह ऑर्डर्ड कर दो। जैसे मैंने कहा फरहान है माई स्टूडेंट, फरहान सेट टू मी, फरहान सेट टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली, कि फरहान ने या फरहान सेट टू मी लेट मी गो होम अर्ली, फरहान सेट टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली, कि फरहान ने टीचर से बोला कि मुझे घर जाने दो। तो हम क्या कहेंगे, अब इसमें फरहान ने क्या किया, ऑर्डर तो नहीं किया, तो दूसरी चीज क्या होती है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया, तो फरहान रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो अर्ली, टू लेट हिम गो अर्ली। तो इसमें दो बातें आ गई। अब इसके अंदर हमारा लेट रहा, लेकिन इससे पहले वाले में हमारे प्रपोजल वाले में हमने लेट हटा दिया है, ठीक है। अब देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द प्यून लेट द गर्ल्स गो अवे, टीचर ने उससे बोला कि लेट द गर्ल्स गो अवे। अब टीचर है, अगर वो चपरासी से बोल रही है प्यून से, तो एक तरह का उसे ऑर्डर कर रही है कि चलो गर्ल्स को जाने दो। तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट, तो यहां पर आप टू लेट द गर्ल्स गो अवे, टू लेट आप यहां पे लगा देते हैं। अब एक चीज और समझने की है कि अब जब आपका लेट वाला कोई सेंटेंस आया, इसमें आपकी कोई कंडीशन है या सपोजिशन है। कंडीशन माने कोई ऐसी स्थिति है, या कोई एक सपोज माने अनुमान करना है। कंडीशन को ऐसी स्थिति है जो कि आप मान लो, अनुमान कर लो, एक तरह से वो भी कल्पना कर लो, अनुमान कर लो, अनुमान तो सपोजिशन होता है, ऐसी कोई चीज है, ठीक है। तो उसमें हम सेट टू की जगह टोल्ड लगाते हैं और लेट की जगह माइट लगाते हैं। लेकिन साथ में एक बात ये भी है, इन फंडास को, इन रूल्स को आप याद करते हैं तो साथ में आपको ये भी देखना है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। जब तक आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक आप दूसरी बात ये है कि आप, हाँ, फंडास को भी देखो, इन ग्रामर को भी देखो और रीडिंग भी करो। दोनों चीज़ें करोगे तब जाके इम्प्रूवमेंट आती है, आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं। अब जैसे सेंटेंस देखो, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, लेट हर वर्क, लेट हिम, ही टोल्ड मी, लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड, ही कैन नॉट विन ए स्कॉलरशिप। उसने मुझसे कहा कि वह कितना भी कोशिश करे, लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड, कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, ही कैन नॉट विन ए स्कॉलरशिप, उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। सो ही टोल्ड मी दैट he might work ever so hard, he could not win a scholarship। तो इसमें जो बातें समझने की है वो क्या है, इसमें बात ये समझने की है कि एक तो उसने टोल्ड कर दिया, he told me that, ठीक है। अब लेट हटाया तो क्या कर दिया, he told me that he might work so hard, ये कल्पना है एक। अब माइट का जो इस्तेमाल आया वर्ड, कहाँ पे आया, माइट, ऐसा हो सकता है, दिस माइट वर्क, ये माइट वर्क, MIGST माइट, ये ऐसा कर सकता है, पता नहीं है, पक्का नहीं है, अनुमान है, कल्पना है, कुड भी लोग लगा देते हैं उसके अंदर। तो यहां पर क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही माइट वर्क एवर सो हार्ड, बट अब आगे था कैन नॉट विन ए स्कॉलरशिप, इसको कर दोगे कुड नॉट विन ए स्कॉलरशिप, पास्ट कर दोगे, कैन का कुड कर दोगे। भविष्य सूचक शब्दों में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आमने सामने हो, मैंने आपसे कहा, सपोज मेरे सामने गिरीश है, ओके, कैन यू डू दिस, मैंने गिरीश से कहा क्या तुम ये कर सकते हो, किस चीज के लिए, अभी कोई काम है, ओके, कोई भविष्य का काम है, कुड यू डू दिस। मैं अभी आपसे, आप सामने हो तो कह सकता हूं कैन यू डू दिस, इसके लिए कुड यू डू दिस, भविष्य के लिए। क्या ऐसा हो सकता है, दिस माइट बी पॉसिबल, माइट भविष्य के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम भाव करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ओह ओह, ऐसा हम अभिव्यक्ति करते हैं। तो जैसे होता क्या, चोट लगी, ओ मुझे चोट लगी, मैंने बोल दिया। अब मैं बड़ा खुश हो गया, हुर्रे, ऐसा एक बोलते, वाह भाई वाह क्या बात है, हमारे यहाँ वाह, अरे वाह भाई बड़ा मजा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर। और उनके भी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के भी अपने विस्मयबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी साइंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं उन वर्ड से। तो इनके अंदर आपको क्या करना होता है, अब जैसे ये इस तरह के होते हैं, अगर ये लोग दुख कहते हैं तो कहते हैं AH एलास, एलास, ALAS। अगर इनको खुशी होती है तो ये करते हा हुर्रा, HURRAH, हुर्रे, हुर्रा, हुर्रे, ये इनके होता है हुर्रा, हा। और इनके बाद हम ऐसे लंबी डंडी और नीचे बिंदु वाला एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। कोई बात है, सॉरी। अब हम लोग जब भी किसी की गलती करते हैं, हम सॉरी, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, माफ कीजिएगा, अरे यार सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, एक भाव है। और इसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में अगर सॉरी वर्ड बोलूंगा तो मैं बोलूंगा एपोलॉजी, माई एपोलॉजी, आई एपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ, एपोलोजाइज। ये तो फॉर्मल वे में हो गई, मुझे माफ कर दो सर। अपोलॉजी मीन्स माफी, माफ करना। हाँ, तो वही है, लेकिन वो फॉर्मल है एक तरह से। लेकिन जो भाव वाला वर्ड है वो सॉरी, भाव वाला वर्ड सॉरी है। अब मान लो किसी को हैरानी शो करनी है तो कहेगा ओह व्हाट, वाओ, हाउ, हु, ओह व्हाट, वाओ, ये सब आपकी हाउ, ये सब आपकी हैरानी है, सरप्राइज जिसे कहते हैं। अब एक होता है कुछ पसंद नहीं आया, कंटेम्प्ट है, घृणा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो एक इनके होते हैं POOH, फू, तो वो बोलने का तरीका भी होता है फू। अब ये है एक, आपको कहना है किसी को, कहते हैं भाई क्या बात है, बंदे में क्या बात है, अरे भाई बहादुर हो तुम तो, या फिर अरे वाह क्या बात है, तो इसके लिए कहेंगे ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, ठीक है। हेयर, HEAR, हेयर, ये देखना होगा मेरे को इसका। तो अब इनमें होता क्या है कि मान लो एक सेंटेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच का, जैसे द स्टूडेंट्स सेड, स्टूडेंट्स ने बोला, हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि अरे वाह हम तो मैच जीत गए। तो क्या कहूँगा, अब ये जो मैंने जो हुर्रा करके एक जो वर्ड डाला है, तो वो उसके लिए मैं डाल दूंगा एक्सक्लेम, मतलब उन्होंने ऐसा एक्सक्लेम किया, मतलब उन्होंने इस तरह से भावाभिव्यक्त किया। एक्सक्लेम माने भावाभिव्यक्त, कि अपने इमोशंस को इस तरह से जाहिर किया। द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, विद जॉय, जॉय माने खुशी, प्रसन्नता के साथ, तो उन्होंने भाव व्यक्ति करी प्रसन्नता के साथ, विद जॉय, दैट, अब दे है, उन्होंने क्या कहा था, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। लेकिन अब जब मैं बात किसी को बता रहा हूँ किसी भी काल में, तो उनके बोलने के बाद ही बता रहा हूँ, पहले तो नहीं बताई। तो जब मैंने उनके बोलने के बाद बताई तो बात पास्ट की हो गई, पूर्व की हो गई, भूतकाल में चली गई, तो उसमें हुर्रे, तो ये उसने क्या कहा था, द स्टूडेंट सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो मैं कहूँगा द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, तो हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, एलास आई हैव लॉस्ट ऑल ऑफ माई करेज, कि मैं तो अपनी पूरी
अपनी करेज ही मेरी खत्म हो गई। तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड। अब एलास किस चीज का एक्सक्लेमेशन है? तो ये आप अगर जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स हैं वो आपको दोबारा बताता हूँ, उन वर्ड्स को आपको वैसे भावों में रखना है। जब ये एलास आपका दुख वाला है तो कहोगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और फिर आगे जो भी बात है वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। SO एक्सक्लेम की स्पेलिंग है EXCLAIMED, EXCLAIMED, विद WITH, विद सॉरो माने दुख, SORROW, सॉरो। और ऐसे अगर कोई सेंटेंस ऐसा दे रखा है जो डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का है, और आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो अगर मैं कहता ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही लॉस्ट हिज एग्जाम, कि उसने दुख से बोला कि वो अपना एग्जाम। अब मैं इसको एक डायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाऊंगा? सपोज मैं डायलॉग राइटिंग कर रहा हूँ, मैं नॉवल लिख रहा हूँ, और हाँ मुझे ये चीज़ डायलॉग के रूप में लिखनी है, तो मैं कहूँगा ही सैड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा बिगिन अलास। अब अलास क्या है? दुख का है, सॉरो का है। अलास आई हैव लॉस्ट माई एग्जाम, इन्वर्टेड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड्स। अब ऐसे ही मान लो आपको खुशी जाहिर करनी है, हुर्रा वाली, आहा वाओ, ये सब खुशी के लिए, अच्छा के लिए, तो उसके अंदर आप करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जैसे शी सेड हुर्रा आई हैव वन ए लॉटरी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शी सेड हुर्रा आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम, कि मैंने अपना क्लियर कर लिया एग्जाम। अभी उल्टी हो गई पोजीशन, तो कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी के लिए क्या कहेंगे? विद जॉय। दुख के लिए क्या कहा था? विद सॉरो। ऐसे ही अगर कोई अफसोस की बात होती, जैसे किसी ने कहा था ही सैड सॉरी, डॉक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर सैड सॉरी आई कैनॉट सेव द पेशेंट, कि मैं पेशेंट को बचा नहीं पाया, तो क्या कहूँगा? डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, या मैं कहूँगा डॉक्टर रिग्रेटेड, exclaimed with regret, doctor exclaimed with regret that he couldn't save the patient। अब ऐसे ही सरप्राइज है, तो सरप्राइज वाओ, व्हाट, ओ, हो सकता है कई बार कोई वर्ड दूसरा यूज करे, सॉरी। अब ये सॉरी ऐसे बोलना क्या हो गया? ये तो सरप्राइज हो गया। अब लिटरल मीनिंग, लिटरल मतलब शाब्दिक जो अर्थ है वो तो मैंने आप लोगों को बोला है कि माफ, रिग्रेट करना, लेकिन सॉरी ये सरप्राइज है। तो यहां भी आप सरप्राइज के लिए डालोगे, तो जैसे किसी ने कहा सरप्राइज के लिए, ही सेड टू मी सॉरी आई नेवर सॉ यू, कि जैसे मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही नेवर सॉ मी। अब है अगला, गंदा लग रहा है, घृणा लग रही है, तो उसे कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ठीक है, जैसे तो एक सेंटेंस देखो, हु सेड ही टू मी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखो कैसा है। हु सेड ही टू मी, उसने मुझसे कहा, you have again failed in the examination, कि तुम फिर से, उसने घृणा से रहा, ठीक है। अब इसका क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट that I had again failed in the examination. He exclaimed with contempt that contempt की स्पेलिंग लिख लो, CON, TEMPT,
कंटेम्प्ट। अब एक है अपलॉड, APPLAUDED, APPLAUDED, अपलॉडेड, APPLAUDED, अपलॉडेड माने किसी को ब्रेवो, ठीक है, कहना मतलब किसी का वो करना, आपका एक अपलॉड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, अप्लॉस ताली, अपलॉड प्रेरित करना, अच्छा उसको अच्छा बोलना, ठीक है। जैसे द गवर्नमेंट सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली, कि सरकार ने सोल्जर से कहा ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली, तो इसे कहेंगे द गवर्नमेंट अपलॉडेड हिज सोल्जर्स, ये जनरल है नॉट गवर्नमेंट, जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली, द जनरल अपलॉडेड हिज सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड फॉट ब्रेवली। तो मैं कुछ वर्ड्स दोबारा आपको, मैं जो लोग लाइव आ रहे हैं लाइव क्लास में उनको ये वर्ड्स की फोटो भेज दूंगा, ध्यान से सुनना, जल्दी 1 मिनट का टाइम है। स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ और मीनिंग भी। बियरिश, BEARISH, बियरिश मतलब ए एडजेक्टिव है, फाइनेंस से संबंधित, वित्तीय भाषा से संबंधित, शोइंग, कॉजिंग और एक्सपेक्टिंग ए फॉल इन द प्राइस, कि जब किसी चीज के प्राइस में गिरावट आती है तो ये हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। जैसे द बियरिश मार्केट सेंटिमेंट्स ऑन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, द बियरिश मार्केट सेंटिमेंट, तो मार्केट सेंटिमेंट कैसे हुए, बियरिश हुए, कैसे हुए बियरिश मतलब शोइंग और कॉजिंग और एक्सपेक्टिंग ए फॉल इन द प्राइसिंग, कि प्राइजेस गिर गए इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन मतलब ए जनरल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समबडी समथिंग वीकर एंड लेस कॉन्फिडेंट थ्रू कॉन्टिन्यूअल अटैक्स डिफिकल्टीज, जैसे कहें किसी चीज का लगातार उस पर अटैक हो रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, उससे उसका कमजोर होना, ठीक है। ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समबडी और समथिंग वीकर एंड लेस कॉन्फिडेंट, तो कमजोर पड़ना या कम कॉन्फिडेंस होना। जैसे इट विल स्पर ग्रेट एट्रिशन फॉर न्यू पॉलिसी, कि ये नई पॉलिसी को बहुत कमजोर कर देगा। अगला वर्ड है ग्रैनुअलिटी, GRANULARITY, ग्रैन्युलैरिटी, महीनता जिसे कहते हैं, बारीकता जिसे कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स, किसी चीज के अंदर बहुत सारी महीन चीजें हैं, जैसे कि द मार्केटिंग एनालिसिस ऑफर्स ए हायर लेवल ऑफ ग्रैनुअलिटी, कि मार्केटिंग जो एनालिसिस है वो ऑफर करता है हायर लेवल ऑफ ग्रैनुअलिटी। अगला डोमिनो इफेक्ट, ये फ्रेज है DOMINOEFFECT, डोमिनो इफेक्ट, 2 वर्ड्स का, जिसे कहते हैं दूरगामी प्रभाव नॉर्मली, लेकिन इसका मीनिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। ए सिचुएशन इन विच वन इवेंट कॉजेज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स वन फॉलोइंग अनदर, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक चीज से दूसरी चीजें होती है। जैसे द कोलैप्स ऑफ बैंक कुड हैव ए ड्रास्टिक डोमिनो इफेक्ट ऑन द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि अगर एक बैंक गिरा तो उसका ड्रास्टिक इफेक्ट, उसको बोला ड्रास्टिक डोमिनो इफेक्ट होगा। और या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी होता है सिचुएशन इन विच समथिंग स्पेशली समथिंग बैड हैपन्स कॉजिंग अदर सिमिलर इवेंट टू हैपन, तो ऐसा कोई सिचुएशन होती है जिसमें कुछ बैड होता है, अच्छा बुरा होता है, तो और भी चीजें होती है। अगला वर्ड है डेजिस्ट, ये फॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली समथिंग दैट समवन एल्स डजंट वांट यू टू डू, कि ऐसा कुछ करना जो कि दूसरा नहीं चाहता कि आप करो। जैसे कि कोर्स डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग अनलॉफुल एक्शन अगेंस्ट सिटीजन, ये एक रिपोर्ट आई है, त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों के ऊपर प्रहार हुआ, साथ में लोगों को कोरोना के ऊपर उनकी फैसिलिटीज नहीं थी, उसके लिए इन जब मुद्दों पर लोगों ने बोला तो वहाँ की गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो पुलिस ने उनको उठा लिया, और फिर वहाँ के बारे में ये आर्टिकल आया तो वहाँ से मैंने ये वर्ड लिया है। तो डेजिस्ट मतलब, तो कोर्ट ने बोला कि तुम ऐसा करने पे सिटीजन्स को उठा नहीं सकते, उनका ये राइट है कि वो अपनी आवाज़ को रखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। द कोर्ट्स डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग अनलॉफुल एक्शन अगेंस्ट द सिटीजन, कि सिटीजन के खिलाफ तुम ऐसा अनलॉफुल एक्शन नहीं ले सकते। अगला है गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड, इसको आखिरी में SED भी हो सकता है और ZED भी हो सकता है, GALVA, गैल वा, GALVANISED। इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है कोटिंग करना जिंक की लोहे के ऊपर जिससे कि उसको जंग न लगे, टू कवर
आयरन एटसेट्रा विद जिंक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्ट। बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो मैंने लिया है वो ये है, somebody something something doing to stir somebody into action by shocking और exciting them, कि किसी को हिला के रख देने से कहते हैं ना, कुछ ऐसा काम करके। जैसे द 3 सेंट्रल फॉर्म लॉज, जो 3 हमारे सेंट्रल फॉर्म लॉज आए थे, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, विच गैल्वनाइज्ड प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। तो ये भी आज 10 फरवरी हिंदुस्तान टाइम दिल्ली के 2022 के न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। द 3 सेंट्रल फॉर्म्स विच गैल्वनाइज्ड प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो प्रोटेस्ट हुई थी, विच गैल्वनाइज्ड प्रोटेस्ट, किसने गैल्वनाइज किया था? हिला के रख दिया था, स्टिर कर दिया था। ओके, गैल्वनाइज्ड। कोरल, CORRAL, कोरल होता है गैदर टुगेदर एंड कन्फाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, किसी समूह को इकट्ठा करना एक जगह पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल था, ये भी न्यूज़पेपर से है, अपोजिशन हैव ट्राइड टू कोरल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, की अपोजिशन विपक्षी ने जो कम्युनिटीज है उनको कोरल करने की, अब कोरल मतलब इकट्ठा करना की कोशिश करी, ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर। अगला है प्रोलिफरेटर। प्रोलिफरेटर माने हु इंक्रीजेस और स्प्रेड्स एट अ रैपिड स्पीड, की जो बड़ी तेजी से बढ़ता है। जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर्स इन एशिया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर्स इन एशिया मतलब वो लोग जो कि देश जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे जल्दी से बढ़ सकते हैं। डिफेक्टर्स, DEFECTORS, DEFECTORS, दल बदलू जो नेता होते हैं उनको डिफेक्टर्स बोलते हैं। आज की क्लास खत्म, कल मिलते हैं, बाय बाय।